आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही आइए आपको हम बुलेटिन की शुरुआत में तमाम अहम खबरों से रूबरू करवाते हैं। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई है। वहां मौजूद लोग फौरन ही बचाव के काम में जुट गए हैं। बताया गया है कि जब इमारत गिरी वहां से कुछ लोग भी गुजर रहे थे जो उसकी चपेट में आ गए। कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिली, वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। इमारत के मलबे को मिट्टी लगातार हटाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 3 मंजिला इमारत गिरी है, मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। मलबे में दबी गाड़ियों के लगातार चिन्ह नजर आ रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। अपनों की तलाश में लोग परेशान हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से लगातार बीते दिनों से बारिश हो रही है दिल्ली में, इस वक्त इमारतों के इस तरह से धराशायी होने की जानकारियां और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे उस वक्त इमारत के पास से जा रहे थे, तभी इमारत धराशायी हो गई। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर है, राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। तो ये तस्वीरें सब्जी मंडी इलाके की, और इसके दौरान आप ये समझिए कि किस तरह से बारिश ने लोगों की परेशानियां एक तरफ बढ़ाई हुई हैं, वहीं इमारतों के इस तरह से गिरने की भी लगातार जानकारियां अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में ये 3 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चे उस वक्त इमारत के पास से जा रहे थे, तभी इमारत धराशायी हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी 2 लोगों के फंसे होने की वहां पर जानकारी है, आशंका जताई जा रही है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। और इस बीच अभी भी बारिश हो रही है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में गिरी इमारत में कई लोगों के दबे होने की खबर है, जिनकी तलाश में लोग वहां पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने दावा किया है कि मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। तो लोग परेशान हैं और लोग कह रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि कई और लोगों के दबे होने की जानकारी है। हालांकि इस वक्त लगातार पहली प्राथमिकता है वहां से मलबे को हटाना और उसके नीचे दबे हुए लोगों को निकालना। लेकिन 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत के मलबे को हटाने में ठीक ठाक समय लगेगा, लेकिन फिर भी रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है शासन प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस मलबे को जल्द से जल्द हटा लिया जाए, ताकि जो वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। परिवार वाले जिनके सदस्य वहां पर उस इमारत के आसपास थे या फिर लापता हैं, वो परेशान हैं कि कहीं इस मलबे के नीचे उनके अपने तो नहीं दबे हुए हैं। और उनकी चिंता में उनकी लगातार रो रो के बुरे हाल होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। परेशान हैं और अफरा तफरी का माहौल इस सब्जी मंडी इलाके में बना हुआ है जहां पर यह इमारत गिरी है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में जो इमारत गिरी है उसकी 5 तस्वीरें आपके सामने है। 3 मंजिला इमारत गिरी है और इमारत के गिरने के बाद देखिए किस तरह से वहां पर लोग जुट गए हैं। स्थानीय लोगों ने मदद करने के लिए आगे वो आए हैं और उसके साथ ही शासन भी जुड़ा हुआ है लगातार इस मलबे को हटाने के लिए। मलबे में कई लोग दबे हुए हैं जिस तरह की जानकारियां मिल रही है, और मलबे में आसपास जो गाड़ियां इमारत के खड़ी थी वो उसके नीचे दब गई हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार ये कहा जा रहा है कि शाम होने से पहले कोशिश है कि उन लोगों को कम से कम बचा लिया जाए जो इस मलबे के नीचे दब गए हैं। अपनों की तलाश में लोग रो रो कर बिलख रहे हैं कि किसी तरह से कुछ जानकारी उनको अपनों के बारे में मिल जाए, वो अपने सुरक्षित हो। इस बात की जानकारी के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं और शासन के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि अभी कोई भी आकलन ये नहीं लगा पा रहे हैं कि कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में जो इमारत गिरी है
उसका मालिक सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि इमारत के नीचे वाले फ्लोर को उसने बेच दिया था जिसमें काम चल रहा था और उसी की वजह से इमारत गिरी है। मैं अकेला ऑनर हूँ, ये मेरे पेरेंटल बिल्डिंग है एंड कोई इसमें कोई काम नहीं चल रहा था, काम सिर्फ नीचे हुआ है। नीचे वाली दुकान बिकी है, वो लोग इसको रेनोवेट कराने के लिए, इसको बैलेंसिंग करने के लिए दे वर डूइंग समथिंग और उन्होंने जो है इसकी नींव और इसके पिलर्स को हिला दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बिल्डिंग नीचे आ गई। तो आप सुन रहे थे उस मकान मालिक को। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में जो इमारत गिरी है उसका मालिक सामने आया, जिसे आप देख रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इमारत के नीचे वाले फ्लोर को उन्होंने बेच दिया था जिसमें काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और उसी वजह से इमारत गिरी है और इस इमारत गिरने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात यह कि अगर उनकी वो पहले इमारत थी तो क्या वो इतनी जर्जर हो चुकी थी कि नीचे जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा वैसे ही ऊपर की जो इमारत का हिस्सा है वो गिर पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल है जो सिर्फ इस इमारत के गिरने के बाद नहीं बल्कि तमाम ऐसी इमारतें जो कुछ वर्ष पुरानी हो चुकी हैं दिल्ली में मौजूद हैं और इस तरह की लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में क्या उन इमारतों को भी एक ये तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हो? क्योंकि जिस तरह की लगातार झमाझम बारिश दिल्ली में हो रही है, ऐसे में इस इमारत के तौर पर अगर हम देखें तो कई ऐसी और इमारतें हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो पुरानी हो चुकी हैं, नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऊपर कई मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। दिल्ली इमारत हादसे में पुलिस ने केस दर्ज किया है और पुलिस इमारत के मालिक से पूछताछ कर रही है और वही मालिक को भी आप देख रहे थे जो ये कह रहा है कि उसने तो नीचे का फ्लोर बेच दिया था और जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो पहले से ही उसको बेच चुका था और अगर ऊपर इमारतों में कुछ दिक्कत होती तो शायद वो उसके लिए जवाबदेह होता। लेकिन चूंकि अभी मामला नीचे की कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है तो उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उसने तो पहले ही वो नीचे वाला फ्लोर बेच दिया था। सबसे बड़ी बात यह कि किसने किसको इमारत का कौन सा फ्लोर बेचा ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें लोग दबे हुए हैं, जिसमें आसपास जो गाड़ियां थी वो दब गई हैं। न जाने कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोग सही सलामत बाहर निकलेंगे, इस बात की चिंता बरकरार है। ऐसे में कितना वक्त लगेगा जब ये पूरा का पूरा मलबा हटा लिया जाएगा। दिल्ली हादसे पर कार्रवाई करने की तैयारी तो पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी इमारतों के लिए अगर हादसे होते हैं तो उन हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। दीपक, जैसा मैं सवाल कर रही थी कि इस वक्त पहले तो मुझे बताइए कि रफ्तार क्या है बचाव और राहत के कार्य की, साथ ही इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है वो लोगों की आ रही है। जो 3 से 4 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं उन सभी को तलाशना बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन दल जितने भी यहाँ पर पहुँचे हैं वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचा जाए क्योंकि अगर उनके अंदर अगर सांसें उनकी चल रही होंगी तो उनको बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसको लेकर सभी तरह से यहाँ पर जो है जो आजमाइश का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो आपने बताया कि किसकी ये गलती है, फिर यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में जो कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा था उसके ऊपर लापरवाही बनती है और उसकी लापरवाही के लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही मकान मालिक ने जो कॉन्ट्रैक्टर को रखवाया है उसके खिलाफ, यानी 2 लोगों के खिलाफ तो मामला दर्ज होना ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उन लोगों को बचाने की कवायद यहाँ पर जारी है जो सुबह से फंसे हुए हैं क्योंकि 2 मासूम बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है जबकि उनकी माँ, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनकी माँ इसमें फंसी हो सकती है और वहीं 3 मजदूर जो है वो इसमें फंसे हो सकते हैं। तो इनको बचाना यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और इसको लेकर पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। आप हमारे साथ दीपक बने रहिएगा, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हुए हूं और इस ट्वीट के जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि इस स्थिति से निपटने की कोशिश हो रही है। हमारे स्थानीय जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने इस बिल्डिंग की स्पेसिफिकली शिकायत की थी रिटर्न में, वार्ड कमेटी में भी शिकायत करी, सदन के अंदर भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन आप जानते हैं इसकी तरह पूरी दिल्ली के अंदर 11-1200 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कोलैप्स होने की कंडीशन में है, जिन्हें एमसीडी को इवैक्यूएट करवाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि
इस घटना के बाद सक्रिय हो जाएगी एमसीडी, भाजपा शासित बीजेपी शासित एमसीडी, और सियासत करने की बजाय प्रोएक्टिवली स्टेप लेते हुए ऐसी तमाम बिल्डिंगों को लोकेट करके, वो लोकेटेड है ऑलरेडी, उन्हें इवैक्यूएट कराएगी, उन्हें खाली करवाएगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो सुनिश्चित करेगी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में जो इमारत गिरी है उसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं जो वहां खड़ी हुई थी और इमारत गिरने के बाद मलबे में दब गई। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 3 मंजिला इमारत गिरी है, मलबे और उसको तमाम जगह को सामान्य करने की कोशिशें चल रही है। बहुत तेजी से वहां पर काम चल रहा है, गाड़ियां दब गई हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं। दीपक, कोई और जानकारी जो इस हादसे से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण हो, जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हो? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि जो ये बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है और इसको बताया जा रहा है कि 30 से 35 साल पुरानी यहाँ पर जो इमारतें हैं वो सभी इस तरह से बनी हुई है। और सबसे इस महत्वपूर्ण ये है कि इस बिल्डिंग को गिरने की वजह सबसे पहली माना जा रहा है बारिश, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन से दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो पुरानी जर्जर इमारतें हैं उनकी नींव कमज़ोर हो रही थी। तीसरी चीज़ ये है कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी मरम्मत का काम चल रहा था, जिसको लेकर जो कॉन्ट्रैक्टर है और उसने लेबर ने कोई ऐसे समुचित उपाय नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से नींव कमज़ोर हुई, पिलर कमज़ोर हुआ और जिसके बाद ऊपर का जो माले हैं वो धड़धड़ाकर नीचे गिर गए। ये सबसे अहम चीज़ यहाँ पर मानी जा रही है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन लोगों के खिलाफ लापरवाही का मामला बनता है और उसको लेकर वो एफआईआर दर्ज करेगी। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने लोग हैं वो अलग अलग जगह से नहीं हैं, बल्कि एक ही परिवार के 3 लोग हैं, जिसमें एक मां बताई जा रही है और 2 मासूम बच्चे, इनकी मौत हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो 3 जो मजदूर हैं वो एक ही गांव के रहने वाले हैं और दिल्ली में यहाँ पर मजदूरी करने आए थे और यहाँ पर वो रोजाना की तरह यहाँ पर काम कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको कब तक निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ घंटे सांस लेने में इंसान जो है जीवित रह सकता है, लेकिन जिस तरह से मलबा गिरा है उसके बाद कंडीशन जो है इस तरह की नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। दीपक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से इस खबर के बारे में बताना चाहती हूँ। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद देखिए किस तरह की अफरा तफरी का माहौल वहां पर बरकरार है। और जैसा दीपक बिष्ट बता रहे हैं कि नींव कमजोर हुई और ये इमारत इस तरह से भरभरा कर ढह गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास जितनी गाड़ियां खड़ी थी उन्हें नुकसान पहुंचा है। जो लोग उस दौरान इमारत में मौजूद थे वो इसकी चपेट में आए हैं और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सबसे अहम बात यह हो जाती है ऐसी स्थिति में कि अभी हम हाल फिलहाल में देखें, मॉनसून जब आना था तब ठीक से आया नहीं, लेकिन इस दौरान जिस तरह की बारिश हो रही है वो इस तरह की इमारतों के लिए बहुत बड़ी आफत का सबब बनती हुई जा रही है और ऐसे में लोगों की जान भी चली जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये जो बारिश का पैटर्न बदला है जो दिल्ली वासियों पर न सही बल्कि और भी हिस्सों से जहां से खबरें आ रही हैं उनके लिए भारी पड़ रहा है। ऐसे में इस बारिश से इस तरह की इमारतों में दोबारा हादसे ना हो, दिल्ली की तरफ से कुछ संज्ञान लिया जा रहा है केजरीवाल की सरकार की तरफ से? देखिए, अभी सरकार की तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं नहीं गई हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पर दिलीप पांडे जरूर विधायक जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने मौका मुआयना किया था और पूरे हालात की जानकारी ली थी। लेकिन जो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वो काफ़ी जर्जर हालत में हैं और अगर इस तरह की बारिश होती है तो वो बिल्डिंगें जो हैं जर्जर हालत में होती हैं वो गिर सकती हैं। और ये अंदेशा सरकार, प्रशासन, एमसीडी सभी को बखूबी पता है, क्योंकि इतने पुरानी समय से इमारतें हैं और उनकी खस्ता हाल हो चुकी है। लेकिन इन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ से हटाया जाता है, इनको इन पुरानी इमारतों से रोका जाता है तो सरकार को इनके लिए नए घर अलॉट करने होंगे। तो इसको लेकर कोई कवायद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से होगी, वो एक आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, वर्तमान हालात में जो सब्जी मंडी का ये पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में लगभग 3 से 4 मंजिल की इमारत बिल्डिंग हैं जो घर हैं और ये सभी जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उनकी हालत, उनकी नींव जो है और कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ है और ऐसे हादसे दिल्ली में पहले भी हमने कवर किए हैं और उन जगहों पर हालात यही रहे हैं, क्योंकि जर्जर हालत और नींव जो है कमज़ोर होना सबसे बड़ी यहाँ पर बात कही जाती है और ये चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर जो मकान मालिक थे जिनसे हमने बात की थी, संजय, उनका ये कहना था कि उन्होंने मकान जिसको बेचा था उसने ग्राउंड फ्लोर जिसको उन्होंने बेचा था उसने उसमें कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था और उसको लेकर समुचित सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ऊपर की जो बिल्डिंगें हैं, ऊपर के जो घर थे वो भरभरा कर नीचे गिर गए थे और यही जो गलती उसने की थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करेगी। दीपक, कुछ और जानकारी सामने आती है तो मैं आती हूँ आपके पास दोबारा। इधर गुजरात में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। राजकोट से इसी तरह की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते हैं।
तो चलिए गुजरात से हम राजकोट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। गुजरात के राजकोट का वो हिस्सा, जिस तरह से बारिश वहां पर हो रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में हैरान करती हैं, चिंता में डालती हैं। सड़क पर किस तरह से नदी बह रही है, नदी का जलजिला ऐसा नजर आ रहा है। अचानक से आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया है। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो उनके पीछे खड़ी एक गाड़ी पानी के बहाव में बहती हुई दिखी, जबकि कुछ ही देर बाद सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियां भी पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां सूखे पत्तों की तरह बहती नजर आई। ये भीषण बारिश की तस्वीरें गुजरात के राजकोट की है, जहां पर देखिए ऐसा लग रहा है कि एक सैलाब सा आ गया है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सड़क की तस्वीरें हैं, जो इस वक्त नदी से भी ज्यादा भयंकर रूप ले चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि नदी में सैलाब आया हुआ है और जहां जो गाड़ियां हैं वो खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही है। आपको ये यकीन नहीं होगा कि इस तरह भी पानी इस कदर भर जाएगा कि वो गाड़ियां जो सड़कों पर सरपट दौड़ती थी, उन्हें इस तरह से पानी अपने साथ ही बहाकर ले जाएगा। कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वाहन को, लेकिन वो खुद बच जाएं वही बहुत बड़ी गनीमत की बात है उनके लिए। गुजरात के राजकोट से ही आई कुछ और तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं। देखिए कैसे दो कारें पानी के तेज बहाव में बह गई और इस घटना के बाद वहां हाहाकार मच गया। लोगों के हाथ पांव तब और फूल गए जब कार में 4 लोगों के होने की बात पता चली। हालांकि एक आदमी को बचा लिया गया और बाकियों की तलाश जारी है। लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है, लेकिन उन लोगों को ढूंढना इस सैलाब में इतना आसान नहीं होगा। तो गुजरात के राजकोट की एक और तस्वीरें देखिए, दिल को डरा देंगी। दरअसल ये तस्वीरें हैं गुजरात में बेतहाशा हो रही बारिश की, और उसके बाद देखिए 2 कारें कैसे खिलौने की तरह बह रही है, कागज की तरह, जैसे पानी में कागज बहता है वैसा बहती हुई इस तेज बहाव में नजर आ रही हैं। घटना के दौरान बहुत हाहाकार वहां पर मचा हुआ था और तब लोगों को चिंताएं और ज्यादा हो गई जब पता चला इसी कार में 4 और लोग सवार हैं, और जैसे तैसे एक आदमी को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकियों की तलाश की जा रही है और इसके लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है ताकि उन लोगों को खोज निकाला जाए और वो सुरक्षित हो। इस बात की भी चिंता है एनडीआरएफ की टीम को, और ऐसे में इस ऑपरेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद की स्थितियां बन रही हैं, जहां पर गाड़ियां पानी में बहती चली जा रही हैं और उसके बाद उसमें अगर कोई लोग सवार हैं तो उनको बचाना एनडीआरएफ या फिर दूसरी टीमों की पहली प्राथमिकता बना हुआ है। और राजकोट के साथ ही गुजरात के जामनगर जिले में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से इलाके के 4 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने नदी ने गांव का रुख कर लिया हो। सड़क पर लोगों के सीने तक पानी भर गया है, घर मकान और बाहर खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस घटना का पता चलते ही भूपेंद्र पटेल ने वहां जिला अधिकारियों से बातचीत की है और गांव में फंसे लोगों को फौरन रेस्क्यू करने के आदेश दिए। यही नहीं, उन्होंने जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कैसे उन्होंने शपथ लेने से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू कर दिया है, ये तस्वीरें और ये जानकारियां इसी का सबूत हैं। राजकोट की तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब ये जामनगर की तस्वीरें हैं। जामनगर जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से इलाके के 4 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि गांव में किसी नदी ने रुख कर लिया है। सड़क पर लोगों के सीने तक पानी भरा हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए सिर्फ गर्दन का हिस्सा ही बचा है अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में वो किस तरह से अपने घर से बाहर निकलेंगे। रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए टीमें काम कर रही हैं और इन टीमों को निर्देश दिया गया है गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की तरफ से, जिन्होंने शपथ नहीं ली थी। सुबह ही उन्हें जानकारी मिल गई थी कि इस तरह के हालात हैं और उन्होंने लगातार जिला अधिकारियों से संपर्क साधा, फंसे हुए लोगों को फौरन रेस्क्यू करने का आदेश दिया और यही नहीं, उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर लोगों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट करने की भी निर्देश दिए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गुजरात के जामनगर में बाढ़ की परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है। जिस प्रकार से मैं सीधा
आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा न्यूज़ 18 की ये स्क्रीन पे जो दृश्य आप देख रहे हैं जामनगर का 26 जो मुख्य हाईवे है, स्टेट हाईवे, ये हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं। जिस प्रकार से बात की जाए ये जो पानी का सैलाब है उसमें खड़ा रहना भी मुश्किल है, उसको लेकर ही हम आपको ये पूरी मेरा कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ जिस प्रकार की तस्वीर है वो आपको दिखाया। जिस प्रकार से दूसरी ओर देखा गया कि पूरा एक घर है, वो घर भी डूब गया है। गांव में कई ऐसी परिस्थिति है, ललोय है, बांगा है और खास करके दूसरे भी ऐसे इलाके जहाँ हाल जो परिस्थिति है वो कब हुई है। खास करके नए जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी यहाँ के कलेक्टर से बात की और खास करके लोगों को हेल्प करने की, सहायता भी करने की बात की जा रही है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के जामनगर में हालात बिगड़ गए हैं। हर तरफ पानी भरने से लोग मुश्किल में हैं। राहत और बचाव के काम के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दो तस्वीर आपके सामने है। बाढ़ से बिगड़ गए हैं हालात, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराना पड़ रहा है और ये लगातार स्थितियां कब तक बनी रहेगी कह पाना मुश्किल है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के जामनगर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहां पर लोगों को रेस्क्यू कराने की नौबत आ गई है। हर तरफ पानी भरा हुआ है, लोग मुश्किल में है। राहत और बचाव के काम के लिए अब हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश हो रही है। दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जामनगर में चल रहे बचाव और राहत के काम की। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो लोगों को रस्सी की मदद से पानी के बीच से निकाला गया और हेलीकॉप्टर में खींचकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दो तस्वीरें दो कैमरों की नज़र से लोगों का रेस्क्यू, कैमरा 1 से आप देखिए और कैमरा 2 से। वायुसेना इस बचाव कार्य में लगी हुई है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की प्राथमिकता उनकी पहली सूची में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों के पास इतना ज़्यादा उन इलाकों में, जामनगर के इलाकों में पानी भर गया है कि कोई और विकल्प ही नहीं है कि वो अपने घरों को छोड़कर ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो सुरक्षित तरीके से रह पाएं, क्योंकि बारिश और बाढ़ का आलम और कितने दिन तक इस तरह से जारी रहने वाला है, यह आकलन अब वहां के लोगों के लिए कर पाना बेहद मुश्किल है। जामनगर में बारिश और बाढ़ से हालात कितने बिगड़ गए हैं उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है, वो किसी नदी के बीच की नहीं है, बल्कि इसका इलाका कल तक रिहायशी इलाकों में से एक था, लेकिन बाढ़ की वजह से इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई है। चारों तरफ पानी भर गया है और कई परिवार इन मकानों में फंसे हुए हैं। पानी में फंसे इन लोगों को निकालने के लिए बचाव दल की कई टीमें लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित बचाने की कोशिश हो रही है। तो जामनगर में बारिश और बाढ़ के बाद की तस्वीरें देखिए और हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं वो बता रहे हैं। उसकी एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो किसी नदी के बीच की नहीं है, बल्कि इलाका है जो कल तक रिहायशी इलाका था, जहां पर लोग आमतौर पर अपने घरों का काम करने के लिए खुद ही निकल पड़ते थे, कभी वाहन से तो खुद ही चलकर। पूरे इलाके की तस्वीर ही अब बदली सी है। चारों तरफ पानी भर गया है और कई परिवार इन मकानों में फंसे हुए हैं और उन्हीं फंसे हुए परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार सेना मदद में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं ताकि इन लोगों को, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं, उनको सही सलामत यहां से निकालकर बेहतर ठिकाने पर पहुंचाने की प्राथमिकता है। गुजरात के जामनगर और राजकोट ही नहीं बल्कि जूनागढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने अब दिखा रहे हैं। जामनगर गुजरात की बाढ़ में 4 गांव इस वक्त डूबे हुए हैं। गुजरात राजकोट की तस्वीरें, जहां पर देखिए गाड़ियां किस कदर खिलौनों की तरह इस जन सैलाब में बहती हुई नजर आ रही है। और ये जो सैलाब आया हुआ है इसमें और न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें हैं जो मुमकिन है कि कैमरे में कैद नहीं हुई होंगी, लेकिन तब और चिंता बढ़ जाती है जब जानकारी मिलती है। राजकोट की जो तस्वीर दिख रही है उसमें 4 लोग सवार हैं, जिसमें एक तो सुरक्षित बच गया, लेकिन 3 कहाँ गए इनको लेकर कोई जानकारी नहीं है। बारिश से जूनागढ़ के भी हालात बिगड़े हुए हैं और वहां पर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि सैलाब आ गया है।
और अब पुल जो है वो उस तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में पुल को भी पार करना लोगों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो कई जिलों में आफत की बारिश की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करवाना पड़ रहा है लोगों का। वो इसलिए क्योंकि अब इतना ज्यादा यहाँ पर पानी भर गया है कि लोगों को आम जीवन में जो रोजाना के कार्य करने होते हैं उनको भी करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं और लोगों को इस खंभों के जरिए एक पोल तैयार किया गया है जिसके जरिए उन्हें एक छोर से दूसरे छोर तक लाने की कोशिश है। एक छोर उनके उन घरों पर जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है, वहीं दूसरी छोर जो है वो एनडीआरएफ की टीम जहां पर खड़ी हुई है जिन्हें बचाने की कोशिशों में वो वहां पहुंची है। वहीं अब नौबत यह है कि सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। उन्हें एयरलिफ्ट कराना पड़ रहा है। वो इसलिए एयरलिफ्ट कराना पड़ रहा है क्योंकि अब कोई साधन ही नहीं है वहां तक पहुंचने का, सिर्फ उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद ही मिल पाएगी और उसके जरिए ही वो वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंच पाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं जिसमें एक रॉड का जो खंबा है वो तैयार किया गया है और उन्हें फिर अपने घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों तक लाया जा रहा है। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। किसान आंदोलन पर कैप्टन का बड़ा बयान। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों पर यह बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के आंदोलन की वजह से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। किसान पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली जाकर धरना दें, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। चमन पलानिया की खबर, न्यूज़ 18 के चमन पलानिया खबर दे रहे हैं अमरिंदर सिंह के इस बड़े बयान पर, किसान आंदोलन पर उनका यह बड़ा बयान। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के आंदोलन की वजह से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली जाकर दे धरना। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बड़ा बयान, किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ा स्टेटमेंट उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा और दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करें, पंजाब में नहीं। पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे कर रहे हैं, करन तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। चमन पलानिया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चमन, आर्थिक नुकसान हो रहा है इसलिए हरियाणा जाकर दिल्ली जाकर किसान प्रोटेस्ट करें, ये बयान उन्होंने किस बात को लेकर दिया है? जी देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री आज होशियारपुर में एक कॉलेज का उद्घाटन के समय पहुंचे थे और उन्होंने पंजाब में चल रहे लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर ये बयान दिया है कि पंजाब में जिस तरह से किसान जगह जगह धरने पर बैठे हुए हैं उससे पंजाब को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में को लेकर उन्होंने किसानों से आज कहा है कि वो पंजाब के बजाय हरियाणा और दिल्ली में जाकर अपना प्रदर्शन करें। लेकिन चमन, किसी का भी मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ये कैसे ताकीद कर सकते हैं या फिर बयान दे सकते हैं कि किसानों को यहाँ नहीं दूसरे स्टेट में जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए? दिल्ली में तो कब से प्रोटेस्ट हो रहा है। जी देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसमें ये भी एक बात कही कि पंजाब में किसानों को धरने से नहीं रोका गया क्योंकि पंजाब शुरू से ही इन कृषि कानूनों के खिलाफ है। तो वो जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं वो केंद्र के पास जाके उनको रद्द करवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर जाएं और वहीं पर अपनी बात रखें। शुक्रिया चमन जानकारी के लिए। और आइए अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासत गरमाई हुई है और सभी सियासी दलों ने चुनाव की तैयारियों के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जाएंगे और वहां एक जनसभा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे से पहले अलीगढ़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे और साधु संतों से मिले।
अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने पहले लखनऊ और फिर रायबरेली का दौरा किया। प्रियंका के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच लगातार यह बात तेज है। रायबरेली दौरे पर कार्यकर्ताओं ने उनसे रायबरेली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है। तो इस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश में सियासी पारा उफान पर है, वो इस लिहाज से जहां प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है, खुद अलीगढ़ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कामकाज की समीक्षा की है, तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं प्रियंका के चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो भी तेज है। रायबरेली की किसी भी सीट से चाहते हैं कांग्रेस के समर्थक, प्रियंका को चाहने वाले कि वो इन सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़े। वहीं आज अयोध्या में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह, और इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अब उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव होना है उसमें हर पार्टी ताल ठोकती हुई अपनी तैयारियों को प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब्बा जान कहकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। कुशीनगर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था। वहीं समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। और योगी के इस बयान पर कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने क्या कहा है वो सुनिए। वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप जान साहब, योगी साहब, आपने आपकी सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी के बयान पर कहा कि पिछली सरकारों में राशन की लूट होती थी। इसी प्रदेश में राशन की बंदरवाट होती थी, लूट होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और सबको अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है। पहले ये राशन नहीं मिलता था, जो अब्बा जान कहते थे वही राशन रख लेते थे। आप सबको पता है कि इसी प्रदेश में राशन की बंदरवाट होती थी, लूट होती थी। ऐसे कई मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं कि गत सरकारों में जो राशन की लूट होती थी, गरीबों का अन्न लूटा जाता था। अब प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार महीने में 2 बार सभी गरीबों को, वंचितों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो अब्बा जान पर नया घमासान, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी पारा तेज है। जहां कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस सियासत में, इस बिसात में कूद पड़ी है।